गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गोपाल शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है अनुपात समानुपात। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की बात करते हैं। बात अगर हम अनुपात समानुपात की करें तो सबसे पहली चीज़, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अनुपात एक्चुअल में है क्या। क्या है अनुपात? अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो दो संख्याओं का आपस में एक अंतर होता है या आपस में एक प्रकार का अनुपात बनता है, एक रेशियो बनता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो ए है, ए के पास 3 रुपये हैं और बी के पास 4 रुपये हैं। अगर हम इसका एक अनुपात बनाना चाहें तो हमारा जो अनुपात बनेगा ए अनुपाते बी या ए बटे बी का जो बनेगा वो बनेगा 3/4 के। ये अनुपात एक ऐसी चीज़ बनती है कि इस अनुपात में अगर हम किसी भी चीज़ का गुणा करें या किसी भी चीज़ का अगर भाग करते हैं तो अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम देखें इस चीज़ को, तो मैंने क्या किया, इस प्रत्येक चीज़ में अगर मैंने 3 में 2 से और 4 में भी 2 से गुणा किया तो अगर हमको यहाँ मिलता है 6 और यहाँ मिलता है 8। और पर्टिकुलर अगर हम इसका एक अनुपात बनाना चाहें तो हमको मिलेगा 6 और 8। इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसको अगर हम अलग कर लेते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। मतलब हमारे अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो चाहे अगर हम गुणा करें और चाहे हम भाग करें। अगर मान लीजिए इन सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि ए के पास जो है वो पैसे की रुपए की संख्या जो है वो 20 है और बी के पास जो है वो जो इसकी संख्या 30 है और बी के पास जो रुपए की संख्या है वो 40 है। और अगर हमको इसका एक पर्टिकुलर अनुपात बनाना है, अगर हम इसका एक अनुपात बनाते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू, तो ये हमारा बन जाएगा 30/40। और जो कॉमन फैक्टर इसमें से हटाएंगे तो 10 तिहाई 30 हो गया और 10 चौक 40 हो गया। तो लास्ट टाइम पे हमारा अनुपात जाके फिर हमको वही प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अनुपात पे किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करें या अनुपात में किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो उसके अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आते हैं इसके छोटे से कॉन्सेप्ट के पास, इसके सवाल के पास आते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल अगर हम इस पर बात करें, जैसे सवाल हमारे सामने दिया गया है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया गया, बी अनुपाते सी बराबर 4:5 दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि इनका कंपोजिट मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा। ठीक, बहुत नॉर्मल चीज़, पहले बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो मान दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर 2:3 के और बी अनुपाते सी बराबर मान हमको दिया है 4:5 के। अगर इसका एक कंपोजिट अनुपात की हम बात करें तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मुझको जो b है वो दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे भी हमको 3 और 4 कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन मतलब सेम दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे b और b तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं दिख रहे हैं। तो अब इसको बराबर करने के लिए किसी भी दो संख्याओं को अगर हम बराबर करने का प्रयास करते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें करते हैं। या तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं, या उन दो संख्याओं का मासा लेते हैं, महत्तम समापवर्त लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए संख्याओं में गुणा करना किया जाता है और मासा लेने के लिए अधिकतर संख्याओं में भाग होता है। तो भाग से अच्छा अगर हम गुणा को प्रिफर करें तो हम देख सकते हैं कि 3 और 4 को अगर हम बराबर करने का प्रयास करेंगे तो 3 में हमको गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो 4 में गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो ये दोनों संख्या मेरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब इसको बराबर करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात में कभी भी अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं में गुणा करना होता है ताकि उसमें किसी प्रकार के मान में, उसके अनुपात में परिवर्तन ना हो। तो ठीक हम करते क्या है कि हमने 4 से इसमें गुणा किया तो इसमें भी हमने 4 से गुणा किया, यहाँ पे 3 से गुणा किया तो इसमें भी हमने 3 से गुणा किया। अब इतना करने के बाद जो हमको एक अनुपात मिलेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 दूनी 8 के 4 तिहाई 12 के। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो ये फिर हमको 4 तिहाई 12 मिलेगा। मतलब ये दोनों हमारे पास कॉमन फैक्टर हुए। जब कॉमन हो गए तो इसका मतलब बी भी दोनों में कॉमन था, तो उसको भी हमने कितनी बार, केवल एक ही बार लिखा। तो इसका मतलब हो गया कि ए अनुपाते बी 8:12 और लास्ट टर्म हमारा जो होता है 5 तिहाई 15। तो हमारा जो मान बनेगा वो हमारा मान बन के तैयार हुआ, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 8:12:15 हो गया। अब अगर हम बात करें
एक छोटे से काम की इसमें और बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो हमारे A अनुपाते B है, B अनुपाते C है, लेकिन C अनुपाते D भी होता तो हमको उस टर्म को कई बार बराबर करना पड़ता। तो इसमें एक छोटा सा काम और किया जा सकता है, उस काम को हम देखते हैं। हमने रखा कि हमारे पास जो मान दिया गया है, मान दिया गया है A अनुपाते B का जो मान दिया गया है वो 2 अनुपाते 3 का है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं C की बात करते हैं, तो जो हमारे पास C का मान दिया गया है वो B अनुपाते C की अगर हम बात करें तो मान हमारे पास दिया गया है B अनुपाते C का मान जो है वो 4 अनुपाते 5 के है। तो अब एक काम इसमें किया जा सकता है कि जब 4 से आपने गुणा ही किया था तो इस 4 को हम इधर भी लिख देते हैं और यहाँ पे 3 वैकेंट है तो 3 को यहाँ भी लिख देते हैं। अब हमको जो अनुपात मिलेगा, इन दोनों का गुणा किया तो 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा किया तो 4 तिहाई 12 और इन दोनों का गुणा किया तो हमको मिल जाएगा 5 तिहाई 15 और यही पर्टिकुलर हमारा अनुपात बन के तैयार हो गया। A का अनुपात 8 हो गया, B का अनुपात 12 हो गया, C का अनुपात मान 15 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा सा काम करना है कि इससे अच्छा है कि अगर आप इसके आधार पर करते हैं तो जहाँ पे वैकेंट खाली स्थान मिले उस खाली स्थान पे आप उन संख्याओं को भर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने आपसे बताया कि मेरे पास था A अनुपाते B अनुपाते C, A और B का अनुपात 2 अनुपाते 3 का, B और C का अनुपात 4 अनुपाते 5 का। तो जहाँ कहीं भी जो वैकेंट दिखता है उसके जस्ट बगल वाले पोर्शन को वहाँ लिख दिया जाता है। तो इसके जस्ट बगल मुझको यहाँ खाली जगह दिख रही है तो इसके इस पोर्शन को हमने यहाँ लिखा तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे हमको जो खाली जगह दिख रही है हमने 4 को यहाँ लेके आया तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। उसके बाद संख्याओं का आपस में गुणा किया तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4 तिहाई 12 और ये हो गया 5 तिहाई 15 और यही हमारा एक प्रकार का परफेक्ट अनुपात बन के तैयार हो गया। ठीक है, देखिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। हमको A अनुपाते B का मान 2 अनुपाते 3 दिया गया है, हमको B अनुपाते C का मान 4 अनुपाते 1 दिया गया है, हमको C अनुपाते D का मान 2 अनुपाते 5 दिया गया है। हमको अब इसमें जो बताना है क्वेश्चन आंसर, उसमें बताना है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान कितना होगा। तो करना कुछ नहीं, केवल उसी टर्म पे लिखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे A, हमने यहाँ लिखा B, हमने यहाँ लिखा C और हमने यहाँ लिखा D। अब जो जिसका अनुपात है उसी के नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमको मिला है A अनुपाते B का मान मिला है ये 2 अनुपाते 3 है, B अनुपाते C का जो मान दिया गया है वो 4 अनुपाते 1 है और C अनुपाते D का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2 अनुपाते 5 के। अब अगर हमने इसको देखा तो हमको वैकेंट जगह खाली स्थान कहाँ कहाँ दिख रही। हमको जो खाली स्थान दिख रहा है, हमको एक यहाँ पे खाली स्थान है, एक यहाँ पे खाली स्थान है, एक यहाँ पे खाली स्थान है, एक यहाँ खाली स्थान है, एक यहाँ खाली स्थान है और एक यहाँ पे खाली स्थान है। तो जो भी हमको खाली स्थान दिखता है हम उसको करते क्या है कि उसके जस्ट बगल वाली जो संख्या है उसको उसी खाली स्थान पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे इसके जस्ट बगल में हमको क्या दिख रही है, संख्या 3 दिख रही है, तो हमने 3 को यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए इसी 3 संख्या को हमने फिर यहाँ पे 3 पे ट्रांसफर कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं इस खाली स्थान की, तो जस्ट इसके बगल की जो संख्या दिख रही है, भाई इधर तो कोई संख्या है नहीं, इसके जस्ट बाहरी साइड में हमको संख्या कौन सी दिख रही है, 4 दिख रही है, तो हमने इस 4 को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसके जस्ट बगल की संख्या 1 दिख रही है तो 1 को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। उसी आधार पे हमने 2 को यहाँ ट्रांसफर किया। अब इस खाली स्थान को भरना है तो इसके जस्ट बगल की संख्या 2 है तो हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब हमको अगर अनुपात बनाना है तो जो भी संख्याएं दिख रही हैं उसका एक लाइन से, एक सीरियल से गुणा करते हुए चलते हैं। जैसे हमने 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी ये हो गया 16। उसके बाद 4 3 12, 12 दूनी ये हो गया 24। उसके बाद 3 1 9 3, 3 दूनी ये हो गया 6। उसके बाद 3 1 9 3, 3 5 15। तो इस प्रकार हमारा जो एक अनुपात बन के तैयार हुआ वो 16 अनुपाते 24 अनुपाते 6 अनुपाते 15 बनकर तैयार हुआ। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो करना कुछ नहीं, मैंने फिर से आपको बताया कि जो अनुपात जिस संख्या का दिया गया है हमको A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बताना है। तो हमको जो A का अनुपात दिया गया था वो 2 दिया था, 1 के नीचे हमने 2 लिखा। B का अनुपात हमको 3 दिया गया था तो हमने B के नीचे 3 लिखा। उसके बाद अब चलते हैं अगला अनुपात B अनुपाते C है, तो हमने अब B और C को देखा तो B के नीचे हमने 4 लिखा और C के नीचे हमने 1 लिखा। उसके बाद फिर हमको दिखा C अनुपाते D है 2 अनुपाते 5 है, तो C के नीचे हमने 2 लिखा और D के नीचे हमने 5 लिखा।
अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास वैकेंट जगह कहाँ कहाँ खाली जगह हमको मिल रही थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 जगह खाली दिखी, हमको यहाँ पे 1 जगह खाली दिखी, यहाँ पे 2 जगह खाली दिखी और यहाँ पे 1 जगह खाली दिखी। खाली जगह को जो भरना है, जो रिक्त स्थान हमको दिखता है, उसको भरने के लिए उसके जस्ट बगल की संख्या को ही हम लेते हैं। अगर हमने देखा कि यहाँ पे खाली स्थान है, इसके जस्ट बगल की संख्या 3 दिखी तो 3 को हमने यहाँ रख दिया। इस खाली स्थान को भरने के लिए हमने इसके जस्ट बगल की संख्या 3 देखी तो हमने इसके यहाँ रख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो इसके जस्ट बगल की संख्या खाली स्थान थी, उसको भरने के लिए इस संख्या को हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पे खाली स्थान था, इसके जस्ट बगल की संख्या 1 थी तो उसको हमने यहाँ रख दिया। इसके पश्चात इस खाली स्थान को भरने के लिए इसके जस्ट बगल की संख्या 2 थी तो उसको हमने यहाँ रख दिया। अब इस खाली स्थान को भरना है, इसके जस्ट बगल की संख्या ये 2 है तो हमने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, रख दिया। अब यहाँ पे जो संख्या लाइन से मिलती है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा इसका मान हो गया। 4 3 12 दूनी 24, इसका मान हो गया। 3 1 9 3 दूनी 6, इसका मान हो गया। और 3 1 9 3 5 3 15, इसका मान हो गया। तो कहने का मतलब है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का जो मान हमारा आएगा वो आएगा 16 अनुपाते 24 अनुपाते 6 अनुपाते 15। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर होता तो उसको हम काट देते, लेकिन 16, 24, 6 और 15 इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो काटे नहीं जा सकते। ये हमारा परफेक्ट अनुपात बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में A अनुपाते B का मान हमको 2 अनुपाते 3 दिया गया है, B अनुपाते C का मान हमको 4 अनुपाते 5 दिया गया है। हमको बताना है A स्क्वायर अनुपाते B स्क्वायर अनुपाते BC का मान बताना है। सबसे पहली चीज़ तो हमको A B C का एक निश्चित अनुपात पता चल जाए। जब निश्चित अनुपात पता चल जाएगा तो A की वैल्यू कुछ हमको दिखाई पड़ेगी, कुछ वैल्यू हमको B की दिखाई पड़ेगी। और जब A की वैल्यू दिखती है तो A का स्क्वायर कर देंगे, जब B की वैल्यू पता चलती है तो B का स्क्वायर कर देंगे, जब C की वैल्यू पता चलती है तो B और C का आपस में गुणा कर देंगे। ये सारी टर्म कंडीशन लागू करना। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो A B और C का अनुपात बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। अब A और B का जो अनुपात हमको दिया गया है वो दिया गया है 2 और 3। हमको B और C का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 4 और 5 के। अगर हमको एक इसका निश्चित अनुपात बनाना है तो 4 के जस्ट बगल जगह खाली है तो 4 हमने यहाँ लिखा, 3 के जस्ट बगल जगह खाली है तो 3 यहाँ लिखा। ये 4 दूनी 8 हो गया अनुपाते, ये 4 तिहाई 12 हो गया अनुपाते, ये 5 तिहाई 15 हो गया। ये पर्टिकुलर हमारा A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात बना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके आधार पर मेरे पास A की वैल्यू जो होगी वो 8 होनी चाहिए, इसके आधार पे B की वैल्यू मेरी 12 होनी चाहिए और इसके आधार पे C की वैल्यू मेरी 15 होनी चाहिए। अब मुझको जो बताना है वो A स्क्वायर अनुपाते B स्क्वायर अनुपाते BC बताना है। तो A स्क्वायर का मतलब जो मुझको A की वैल्यू मिली है उसी का हमको स्क्वायर कर देना है। तो अगर इसकी वैल्यू जो हमको मिली है, A की वैल्यू 8 मिली है तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया अनुपाते। हमको जो B की वैल्यू मिली है हमने B का स्क्वायर कर दिया अनुपाते। हमको जो B और C की वैल्यू मिली है उसका आपस में गुणा कर देना है। तो B और C की वैल्यू मुझको मिली 12 और गुणे 15, ये हमको इसकी वैल्यू मिली। अब इसका मान जब रखते हैं तो ये हमको मिलेगा 8 अठाई 64 अनुपाते ये 144 अनुपाते ये 15 दूनी 30 और 15 3 18 180। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे तीनों कंपोनेंट में, तीनों मान में कुछ न कुछ हमको कॉमन जरूर दिखेगा। जो कॉमन दिखना है उसको काट दिया जाए तो एक पर्टिकुलर हमारा अनुपात बन के तैयार हो जाएगा। तो जो कॉमन मिल रहा है, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो 64 को काटा हमको मिल गया 32, 2 काटा तो 2 सटे 14, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 2 9 18 90। अभी भी हमको इसमें 2 कॉमन और मिल रहा है तो इसको हमने काटा ये 16 हो गया, इसको हमने काटा ये 36 हो गया, इसको हमने काटा ये 45 हो गया। अब हमको 16 36 45 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमारा एक पर्टिकुलर अनुपात जो बन के तैयार हुआ वो बन के हो गया 16 अनुपाते 36 अनुपाते 45। ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया कि जो हमारा जो मान आएगा इसका मान 16 अनुपाते 36 अनुपाते 45। एक बार फिर से बताते हैं, हमको जो मान निकालना था A स्क्वायर अनुपाते B स्क्वायर अनुपाते BC का मान निकालना था। वैल्यू जो हमको दी गई थी, अनुपात जो दिया गया था वो हमको A अनुपाते B का मान दिया गया था 2 अनुपाते 3, B अनुपाते C का मान दिया गया था 4 अनुपाते 5। अब पहला काम हमने ये किया कि A B C का एक पर्टिकुलर हमने अनुपात निकाला,
उस पर्टिकुलर अनुपात निकालने के बाद हमने देखा कि जो हमको अनुपात मिला है, यहाँ पे 2:3 था, यहाँ पे 4:5 था, तो 3 के जस्ट जगह यहाँ खाली थे तो हमने 3 को ट्रांसफ़र किया, 4 की जस्ट जगह यहाँ पहले खाली थी तो हमने यहाँ पे 4 को ट्रांसफ़र किया। अब बाकी सीधी लाइन में गुणा करते हुए चले जाते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 बन के तैयार। उसके बाद कहा उसने कि a स्क्वायर अनुपाते b c का मान आपको बताना है। तो आपने कहा चलिए ठीक है, a का मान अगर यहाँ पे देखते तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। b का मान अगर हमको 12 दिखता है तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। bc का मान मतलब b इंटू सी का मान, तो c का मान अगर हमको 15 दिखता है तो b और c का आपस में गुणा कर देते हैं। हमने आपस में गुणा किया, स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 और 12 इंटू 15 किया तो हमको 180 मिला। लेकिन इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स थे, उसको काटते हुए चले आए तो 16, 36 और 45 मिला। तो हमारा जो परफेक्ट अनुपात बना 16:36:45 बन के तैयार हुआ। देखिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है कि x अनुपाते y बराबर 5:2 दिया गया। तो हमको जो मान बताना है वो x³ माइनस y³ बटे x³ प्लस y³ का मान बताना है। देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यू में हमको इस पूरे इस सेगमेंट में हमको x और y का सामने मान दिया जा रहा है। अगर हम चाहें तो उसका मान सकते हैं x की वैल्यू 5 रही होगी और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रही होगी। अब अगर हमको बताना है x³ माइनस y³ तो x³ मतलब x की वैल्यू हमने अगर 5 रखी है तो 5 का क्यूब हो गया, माइनस y की वैल्यू अगर 2 रखी है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो गया, बटे उसके बाद x³ मतलब x की वैल्यू 5 थी तो ये हो गया 5 का क्यूब, प्लस हो गया y की वैल्यू हमने 2 रखी है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। उसके बाद आगे देखते हैं, 5 का क्यूब हमको मिलता है 125, माइनस 2 का क्यूब हमको मिलता है 8, बटे 5 का क्यूब हमको मिला 125 और प्लस ये हमको मिला 8। इसको सॉल्व करते हैं, 125 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमको मिल गया 117 और बटे 125 में अगर 8 जोड़ते हैं 8 5 13 एक मतलब हमको मिल गया 133। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो पर्टिकुलर मेरा यही अनुपात बन के तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए हमको दिया गया था कि x अनुपाते y बराबर 5:2 दिया गया, तो हमसे पूछा गया x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ की वैल्यू कितनी होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे x का मान और y का मान हमको पर्टिकुलर तो नहीं दिया गया, लेकिन अनुपात के रूप में उसका एक मान माना जा सकता है कि अगर मान लीजिए x अनुपाते y दिया गया तो जो x के सामने होगा वो x की वैल्यू होगी, जो y के सामने होगा y की वैल्यू होगी। देखिए इसको मैं दोबारा एक बार फिर से लिख दूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको अगर लिख देता हूँ कि मुझको दिया है x/y बराबर 5/2, इसका मतलब x का मान 2 है और y का मान, तो x का मान 5 है, y का मान 2 है। देखिए चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझको x/y जो दिया गया है वो बराबर हमको दिख रहा है कितना, 5/2 के, इसका मतलब x की एक वैल्यू इसमें 5 बन सकती है अनुपात के रूप में, y की वैल्यू कितनी 2 बन सकती है। अब इसी x³ और प्लस y³ का मान अगर निकालना है या x³ माइनस y³ का अगर मान हमको निकालना है तो हम करेंगे क्या कि जो x की वैल्यू है x की जगह रख देते हैं, जो y की वैल्यू है y की जगह रख देते हैं, और जो भी हमको जोड़ घटाना गुणा भाग करना वो काम कर लेते हैं, वही हमारा मान बन जाएगा। तो मान हमारा 117/135 आ जाएगा इसका मान। आइए इसी पैटर्न पे एक थोड़ा सा मिलते जुलते सवाल के पास चलते हैं। हमको दिया गया है कि 1:b का मान 3:4 दिया गया है, b/c का मान 4:7 दिया गया। हमसे पूछा गया a + b + c अपॉन c का मान क्या होगा। वही पुराना कॉन्सेप्ट जिस आधार पे हमने सवाल को किया था। हम क्या करेंगे, पहले a b c का अनुपात निकालेंगे, इसके आधार पर एक वैल्यू a की बनेगी, एक वैल्यू b की बनेगी, एक वैल्यू c की बनेगी, तीनों को जोड़ देंगे, जो c की वैल्यू होगी उससे भाग कर देंगे। तो मात्र 30 सेकंड में सवाल लगाते हैं। यहाँ आपने देखा, आपने लिखा a हो गया अनुपाते b अनुपाते c, ठीक है, a b c लिखा। a और b का अनुपात हमारे पास कितना था, 3:4 के। b और c का अनुपात कितना था, 4:7 के। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास ये b का कॉमन फैक्टर तो हमको वैसे ही मिल गया, तो हमको इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये कॉमन हमको मिल गया तो हमको मिल गया 3:4, ये हमारा 7 हो गया। तो a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, b की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई और c की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब यहीं पे इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान हम रखते हैं, a का मान मेरे पास कितना है 3 हो गया, प्लस b का मान मेरे पास कितना है 4 हो गया, c का मान मेरे पास कितना है 7 हो गया, और बटे कितने के 7 के। तो 4 3 7 7 2
14/7 बराबर, अगर काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर 2 बनकर तैयार हो गया। फिर से बताते हैं, वही पुराना काम है हमारे पास, a अनुपात b b अनुपात c दिया गया, मान रखते हैं। मान रखने के बाद मैंने देखा कि b की वैल्यू मेरे पास सेम दिख रही। जब सेम दिख रही, जब कॉमन मिल ही गया है तो लासा पासा लेने की कोई जरूरत नहीं। कॉमन मिल गया मतलब b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ देखा यहाँ भी भाई b की वैल्यू 4 है, तो आपने कहा जब यहाँ b की वैल्यू 4 है, ये भी b की वैल्यू 4, इसका मतलब 4, तो सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा चलो b की जगह 4 होगा तो a की जगह 3 रहेगा, c की जगह 7 रहेगा, जो भी इसका मान था 3 + 4 + 7 और बटे c का मान 7 से भाग किया, हमारा आंसर आ गया। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट है उस मेथड से, लेकिन है सिस्टम सब वही लगेंगे। देखिए आपको दिया गया a + b का मान 6 दिया गया है, b + c का मान 7 दिया गया है, c + a का मान 8 दिया गया है। उसके बाद a + b + c की एक परफेक्ट वैल्यू भी दी गई है कि आपको बताया गया कि अगर a, b और c को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो हमको 14 मिलेगा। अब उसके बाद आपको जो बताना है, इसमें बताना है कि आपको c का मान कितना होगा, आपको बताना है c की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहला चीज़, अभी तक अगर मान लीजिए हमको a, b और c दिया जाता, अनुपात में मिलता था तो एक अनुपात हम बना लेते थे, a, b का मिलता था, फिर b, c का मिलता था तो एक अनुपात बनाते थे, a अनुपात b अनुपात c कर लेते थे। लेकिन अब समस्या किस चीज़ की, जब हमको वो अनुपात नहीं दिया गया, बल्कि a + b + c की एक पर्टिकुलर परफेक्ट वैल्यू दी गई है 14। अब अगर यहाँ से हम एक काम करते हैं कि मैं अगर यहाँ से मानूँ कि a + b की अनुपात 6 है, b + c का अनुपात 7 है, c + a का अनुपात 8 है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन तो जरूर रहा होगा। अगर कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा तो आपस में कटा होगा, और कटने के बाद जो अनकॉमन फैक्टर बचा है वही इसका क्या बन गया, अनुपात बन के तैयार हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कॉमन फैक्टर इसमें मान लिया जाता है। कॉमन फैक्टर को आप वैसे भी जानते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF होता है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट नहीं मानना, कुछ भी एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। लेकिन अंक नहीं लेना है, यहाँ पे हम ऐसा फैक्टर लेके चलते हैं जो कि कैसा, XYZ ABCD K कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम K मान लेते हैं। तो मैंने माना कि a + b का जो वैल्यू है वो 6K बन गई, b + c की जो वैल्यू है वो 7K हो गई, और c + a की जो वैल्यू है वो 8K हो गई। परेशान एकदम नहीं होना है, केवल कॉन्सेप्ट की मैं पहले आपको बेस बता रहा हूँ, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट और क्या लग सकता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चार जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन पहले बेस को देख लें, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि सबसे पहले मैं बेस पे आपको बताऊंगा, बेस के बाद भी बताता हूँ उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, उसको शॉर्ट लिस्टेड आप कैसे कर सकते हैं अपने समय को बचाने के लिए। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई तो आपने सबको जोड़ दिया। तो एक और 2 बार a आपका है, b 2 बार है, c 2 बार है और a 2 बार है। तो सब जुड़ेंगे तो आपने क्या किया, तो को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या हो गया, a + b + c बराबर 7 × 6 = 13 और 8 × 3 = 11, ये आपका हो गया 21K। 21K हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस a + b + c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू कितनी है, मेरे पास 14 है। तो आपने कहा चलो ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी मैंने वैल्यू रखी, ये हो गया 2 गुणे वैल्यू कितनी 14, और बराबर ही हो जाएगा आपका 21 × K। उसके बाद कुछ कॉमन दिखा तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 के 3 को इधर अगर ट्रांसफर करें तो K बराबर 2 दूनी, ये हमको मिल जाएगा 4/3 के। अब एक K की वैल्यू मेरे पास है क्या 4/3। जब K की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3, तो मैं उस K की वैल्यू के आधार पर a + b + c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो आपका बन सकता है, यहाँ 21K दिया गया। और उसके बाद a + b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, b + c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, c + a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मुझको यहाँ पर दिया गया है कि a + b + c की वैल्यू मुझको 14 दी गई है, अब मुझको यहाँ पे निकालना है कितने c की वैल्यू। तो आप कहेंगे इस पर काम करते हैं ना, a और + b की जो वैल्यू होगी उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमको दिया गया है, तो अगर मैं इसे ट्रांसफर करूंगा तो 14 में से इसको माइनस किया जाएगा, तो आपने कहा तो c का मान निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब c के मान को निकालने के लिए हमने देखा कि a + b की वैल्यू जो थी वो 6K थी, तो हमने कहा चलो a + b की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपने कहा a + b बराबर हमको मिला है 6K, तो K की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 गुणे 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। a + b की वैल्यू मुझको 8 मिल गई। इसका मान यहाँ रख देते हैं। हमको दिया गया है यहाँ पे कि a + b + c बराबर 14 के, इतनी की वैल्यू मेरे पास 8 है। उसके बाद +c बराबर 14 के, तो c बराबर कितने के, माइनस करने पे 6 आ जाएगा।
तो सी की जो मेरी वैल्यू निकलती है वो 6 निकल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, पूरा सवाल बेस पे लगाया गया है। इसमें देखते हैं, हमको दिया गया था a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस इज इक्वल टू 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के दिया गया। हमको उसमें परफेक्ट वैल्यू दी गई थी, सॉरी एक परफेक्ट वैल्यू दिया गया था इनका योग का, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के 14 के, तो मुझको c का मान बताना था। आपने कहा चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर कितने के, ये 6 अनुपात में है, ये 7 अनुपात में है, ये 8 अनुपात में है, कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। मैंने उस कॉमन को k माना और a प्लस बी का 6 के मान हो गया, b प्लस सी का 7 के होगा, c प्लस सी का 8 के हो गया। सबको जोड़ा, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, 2 को कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का मान रखा बराबर 21 के हो गया। यहाँ पे देखा a प्लस बी प्लस सी का मान मुझको 14 दिया गया, तो मैंने मान 14 रख दिया। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 3 ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे भाग के रूप में चला आया। k की वैल्यू 4/3 हो गया। a प्लस बी का मान मुझको यानी यहाँ से उठाया, 6k मुझको दिया गया था, 6k रखा, k की वैल्यू 4/3 है। 4/3 रखा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पे हमको क्या मिला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 है, 8 उधर जाएगा ट्रांसफर होकर तो माइनस हो जाएगा, c बराबर 6 हो गया। ये पूरा का पूरा सवाल आपने बेस पे लगाया है। ठीक है, 1 मिनट का समय है, अगर लगाना चाहें तो इस सवाल को बेस पे लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसमें और छोटी सी चीज़ें क्या हो सकती हैं। देखिए इस सवाल में ये होता है कभी कभी कि सर x मानते हैं तो प्रॉब्लम होती है, y मानते हैं तो दिक्कत होती है, k मानते हैं अननोन फैक्टर होता है, क्या गुणा क्या भाग करें नहीं समझ में आता, डर लगता है। कभी कभी होता नहीं, कुछ लोगों को फोबिया होता है कि सर वो एडवांस में बीच गई सर x y में बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। अब कैसे x और y को कहाँ से जोड़ दें, 2 3 5 जोड़ देते समझ में आता है, लेकिन x y को जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस फोबिया को थोड़ा सा दूर करते हैं। आइए, हमने कहा चलो ठीक है, a प्लस बी का मान कितना हो गया, 6 हो गया। b प्लस सी का मान कितना मान लिया, 7 मान लिया। c प्लस a का मान हमने 8 मान लिया। चलो कोई बात नहीं, मान लिया। तो मैंने कहा चलो a प्लस बी को मैंने 6 मान लिया है, b प्लस सी को मैंने मान लिया है 7 और c प्लस a को मैंने मान लिया है 8। मैं सबको ऐड कर देता हूँ, मुझको मिलेगा 8, 2 कॉमन मुझको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर मुझको मिल जाएगा 21 का। अब ये बताइए, इस पर्टिकुलर पूरे की कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई, इस पर्टिकुलर पूरे की वैल्यू जो मुझको मिल गई, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन की वैल्यू है मुझको एकदम रियल वैल्यू दी गई है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू दी गई है। और सॉरी एक मिनट, ये हमको उसका अनुपात दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो उसकी एक हम रियल वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो मान मेरा निकलेगा वो मेरे रियल मान निकलेगा। मेरी बात को समझिएगा, आप कहेंगे भैया ये जो है अनुपात है, सही है, लेकिन यहाँ पे जो आप मान उठा के रखेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, जो 14 मान इसका है, तो ये जो वैल्यू आएगी एकदम रियल और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब इस रियल एग्जैक्ट वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा चलिए ठीक है, यहाँ पे जो मुझको मिला इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 14 है और यहाँ पे 2 है। तो आपने कहा चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 21 का जिसको मैंने माना है, ये मेरे लिए एक प्रकार का यूनिट बन जाता है कि इतने यूनिट का मान इतने के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू मुझको पता है 14 है। जब मैं इसमें किसी चीज़ का गुणा करूंगा तो वो वैल्यू में उसको रियल ही मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और ये जो वैल्यू मैंने मानी है वो यूनिट बेस पे मैंने मानी, इसका मान 6 है, कुछ भी हो सकता है, इसका मान 7 है, गुणे में कुछ भी हो सकता है, इसका मान 8 है, गुणे में कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों संख्याओं में किसी न किसी संख्या से गुणा भी हो सकता है। तो आपने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं 21 जो है वो एक प्रकार का टर्म हो गया कि 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर 2 गुणे आपको जो वैल्यू दी गई है a प्लस बी प्लस सी की कितनी है, वो 14 हो गई। तो 21 यूनिट का जो मान बना वो 28 हो गया, 7 कॉमन है, 7 त्रिक 21, 7 कॉमन है, 7 चौक 28, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 हो गई है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो मुझको यूनिट थी कितने थे, 6 थे। तो मुझको अगर 6 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को मैं इसमें से माइनस कर सकता हूँ। तो आपने कहा जब 3 का मान इतना है तो मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 6 यूनिट हो जाएगा, और इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब इस 6 यूनिट का मान कितना हो गया, इस 6 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 है। आपको ये पता चल गया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि
प्लस बी बराबर मेरे पास मान कितना है, मेरा 8 आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी का मान मेरे पास 14 था। इतनी की वैल्यू अगर मैं उसको 8 दी गई है तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी, जहाँ पे आपको मानने की जरूरत नहीं। फिर से बताता हूँ, एकदम ओरली आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने माना कि एक यूनिट बेस पे a प्लस बी का मान 6 यूनिट, इसका 7 यूनिट, इसका 8 यूनिट, मैंने तीनों को जोड़ा, 2 कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी हो गया बराबर कितने कि 21 के, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया। इसकी एक रियल वैल्यू है, मतलब उसको 14 दी गई है, तो जब मैं इसकी एक रियल वैल्यू निकालूंगा तो वो इस वैल्यू के बराबर होगी जो वास्तविकता में क्या वो यूनिट बता रहा है ना, बार बार कितना यूनिट इसका मान रहा होगा। तो अगर 21 यूनिट का मान 28 है तो 3 यूनिट का मान कितना, 4 होगा। तो मुझको बताना किसका मान था, आप कहेंगे आपको चाहिए a प्लस बी चाहिए, उसका रियल वैल्यू चाहिए। जब रियल वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे रख के उसका मान हम घटा देंगे। तो आपने कहा चलो ठीक है, a प्लस बी का रियल यूनिट बेस कितना, मान कितना है 6, इसका 3 है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 6 यूनिट का मान 4 तो नहीं 8 होना चाहिए। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी का मान 14, a प्लस बी का मान 8 है, माइनस करिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप चाहे तो उसको आराम से लगा सकते हो, उस पर x y z a b c d k कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सवाल देखते हैं, देखने में भले बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है, नॉर्मल सवाल है। देखिए a अपॉन बी प्लस ए बराबर b अपॉन सी प्लस ए बराबर c अपॉन ए प्लस बी दिया गया है आपको। a कितने के बराबर होगा उसका मान पूछा गया है, जहाँ बताया गया कि a b c की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, मतलब 0 से ज़्यादा है, 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मान हमको दिया गया है तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने माना जो हमारा मान है वो कितना हो गया, a के हो गया। अब उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि a अपॉन बी प्लस सी बराबर के b अपॉन सी प्लस ए बराबर के और c अपॉन a प्लस बी ये बराबर के। अगर तीरिया गुणा कर दिया जाए, इसका इस पद में गुणा होगा तो a इज इक्वल टू के और b प्लस सी के, b इज इक्वल टू के कॉमन है c प्लस ए के, c इज इक्वल टू के कॉमन है a प्लस बी के। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो मुझको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, ध्यान दीजिएगा इन सब में k कॉमन है तो मैंने k को कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट में a 2 बार है 2a, b 2 बार है 2b, c 2 बार है 2c बन गया। अब इन सब में 2 कॉमन था तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, तो मुझको मिला a प्लस बी प्लस सी बराबर 2k, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये पूरा का पूरा पद कॉमन कट गया आपस में, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, मतलब 2k बराबर 1, तो k बराबर कितना 1/2, और इसी k की पर्टिकुलर वैल्यू ही निकालनी थी क्योंकि इन सब को मैंने k के बराबर माना था। तो k बराबर अगर 1/2 है तो इसका मतलब है कि इन सब का मान भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं। आपने कहा a अपॉन बी प्लस सी बराबर b अपॉन सी प्लस ए बराबर c अपॉन ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं पता था, मैंने एक छोटी सी वैल्यू मान ली। चलो ठीक, इसकी वैल्यू k हो जाती है, तो मान लेते a अपॉन बी प्लस सी, जब ये इसके बराबर है तो बराबर k, इसके k बराबर है तो इसके बराबर भी k, इसके k बराबर है तो इसके बराबर भी k। अब तिर्यक गुणा किया तो a बराबर k कॉमन है तो b प्लस सी आपस में गुणा हो गया k का जाकर, यहाँ पर c प्लस ए का गुणा k में होगा, c प्लस ए ब्रैकेट में है, यहाँ a प्लस बी का गुणा k में होगा, a प्लस बी ब्रैकेट में। तीनों को आपने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने पर आपको मिला a प्लस बी प्लस सी बराबर k। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो सब 2 बार हो गए, 2 कॉमन हो गया, ये दोनों आपस में कॉमन से कट गए, तो k 2k बराबर 1k आ गया, तो k बराबर 1/2। इसका मतलब इसका आंसर कितना 1/2 आएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस पैटर्न के जितने नॉर्मल सवाल उसको लगाइएगा, उसके बाद कल हम और पैटर्न की बात करेंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट की बात करेंगे, क्वेश्चन को लगाने का ढंग की बात करेंगे, कैसे उसको लगाया जाए। पहले कुछ अगर बेसिक होगा तो बेस पे देखेंगे, उसमें से निकालेंगे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या निकल सकता है, कहाँ दिक्कतें हो सकती है, कहाँ समय ज़्यादा जाता है, तो समय को बचाने के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। बाकी मेरे साथ बने रहिए। जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में, आप मुझको समय दीजिए। 100% श्योर है, मैं आपको सारे सवाल बताऊंगा, सारे सवालों के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा।
और ऐसा नहीं है कि सवाल को कोई बड़े मेथड है केवल बड़े मेथड पे ही ख़त्म करूँगा, बेस भी बताऊँगा, उसमें से जो छोटे से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, जो काट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं उसको भी बताऊँगा, ताकि आपका समय बर्बाद एग्जामिनेशन में ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।